नमस्कार, स्वागत है। हर कोई चाहता है ना कि उसका पैसा बढ़ता रहे, ग्रो करे। तो बस आज की ये जो पूरी बातचीत है ये इसी बारे में है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि निवेश की दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाए। पता है, कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई ने मुझसे आके पूछा, भैया मुझे पैसे कमाने हैं, आप बताओ ना मैं कैसे कमा सकता हूँ। और सच बताऊं, उसका वो एक सवाल वही आज की हमारी पूरी चर्चा की वजह बन गया। क्योंकि ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं ना। तो सवाल ये है कि पैसे कैसे कमाएं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कमाने की नहीं है। उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि जो पैसा हमने इतनी मेहनत से बचाया है, उसे बचाकर कैसे रखा जाए। अब ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सच यही है। अपनी बचत के लिए सबसे बड़ा खतरा उसे खर्च करना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है उस पैसे का कुछ भी ना करना। अगर पैसा बस पड़ा हुआ है तो एक छिपा हुआ दुश्मन है जो हर दिन चुपचाप उसकी वैल्यू, उसकी ताकत कम कर रहा है। और ये दुश्मन कौन है? ये है महंगाई, इन्फ्लेशन। देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, रोज सुनते हैं, लेकिन अक्सर हम इसके असली असर को, खासकर अपनी बचत पर जो इसका असर होता है, उसे ठीक से समझ नहीं पाते। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जरा सोने की कीमत को देखिए। 2019 में 10 ग्राम सोना करीब करीब 32,000 रुपए का था। और आज उसी 10 ग्राम सोने के लिए 73,000 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो क्या सोना बेहतर हो गया? नहीं, असल में हमारे रुपए की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो गई है। और ये सिर्फ सोने की बात नहीं है। अरे सोना तो छोड़िए, जरा अपने आसपास देखिए। पेट्रोल, सब्जियां, अरे एक सेब की कीमत ही सोच लीजिए। पिछले 5 साल में क्या कुछ महंगा नहीं हुआ। बस यही तो महंगाई है जो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। महंगाई को ना ऐसे समझिए जैसे ये हमारे पैसे में लगी दीमक है, बिल्कुल दीमक की तरह। जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से तो ठीक दिखाती है, पर अंदर से पूरा खोखला कर देती है। ठीक वैसे ही महंगाई हमारी बचत को अंदर ही अंदर खा जाती है। भले ही बैंक में नंबर उतना ही दिखे, पर उसकी असली कीमत घट चुकी होती है। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल है निवेश, इन्वेस्टमेंट। महंगाई नाम की इस दीमक से लड़ने के लिए ये हमारा सबसे मजबूत हथियार है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि निवेश मतलब जुआ, सट्टा। नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेश एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये एक तरीका है जिससे पैसा सिर्फ तिजोरी में पड़ा नहीं रहता, बल्कि वो खुद अपने लिए काम करता है, ताकि वो महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ सके। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है रूल ऑफ 72। ये क्या है? सिंपल है। मान लीजिए बैंक एफडी पर 6% का रिटर्न मिलता है, तो 72 को 6 से डिवाइड कीजिए। कितना आया? 12। पैसा डबल होने में 12 साल लगेंगे। वहीं अगर किसी निवेश पर 12% का रिटर्न मिले तो 72 डिवाइडेड बाई 12, 6 साल। सोचिए, पैसा डबल होने का टाइम सीधा आधा हो गया। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि एक नया इंसान, एक बिगिनर, वो निवेश के लिए अच्छी कंपनियां ढूंढे तो ढूंढे कैसे? बाजार में तो हजारों कंपनियां हैं, सही चुनाव कैसे हो? चलिए इसी को एकदम आसान बनाते हैं। इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट चेकलिस्ट है, बस 4 नियम। इसे किसी भी कंपनी को जांचने के लिए एक शुरुआती गाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 सवाल हैं जो हमें किसी भी कंपनी के बारे में खुद से पूछने हैं। पहला, क्या ये सस्ता है? क्या इसकी वैल्यू सही है? दूसरा, क्या ये कंपनी कमा रही है? प्रॉफिट है या नहीं? तीसरा, क्या इस पर कर्ज है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या इसका कोई भविष्य है? चलिए अब एक एक करके इन चारों को फटाफट समझते हैं। तो रूल नंबर 1, क्या ये सस्ता है? और यहां सस्ते का मतलब कीमत से नहीं, वैल्यू से है। सोचिए, एक 5,000 रुपए का हेयर कट खराब हो सकता है और 50 रुपए का हेयर कट शानदार हो सकता है ना? वैल्यू की बात है। बस शेयर मार्केट में भी यही देखना है कि जो कीमत हम दे रहे हैं उसके बदले हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं। रूल नंबर 2, क्या कंपनी कमा रही है? सीधी सी बात है, क्या कंपनी लगातार पैसा बना रही है? हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों साल दर साल लगातार बढ़ रहे हों। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बस कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें देखना है। जब किसी कंपनी का रेवेन्यू यानी कमाई और प्रॉफिट यानी मुनाफा दोनों लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हों, तो ये एक हेल्दी और मजबूत बिजनेस का सबसे साफ संकेत होता है। अब आता है रूल नंबर 3, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है? एक सिंपल सा थंब रूल है कि कंपनी पर बहुत ज्यादा उधार नहीं होना चाहिए।
जिस कंपनी पर कर्ज कम होता है वो ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। कम कर्ज मतलब कम रिस्क। और आखिर में रूल नंबर 4, क्या इसका कोई भविष्य है? अब सिर्फ नंबर नहीं देखने, ये समझना है कि कंपनी असल में करती क्या है, क्या उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है। जैसे IRCTC को ही ले लीजिए, अपने बिजनेस में उसकी लगभग मोनोपोली है, एक छत्र राज है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जो 4 नियम हैं ये एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये सिर्फ शुरुआत है, पहला कदम है। निवेश की ये जो दुनिया है ये एक बहुत लंबी यात्रा है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या बातें की। पहली बात, महंगाई की वजह से हमारा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। दूसरी बात, निवेश ही इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरी, किसी भी कंपनी को चुनने से पहले वो 4 नियम जरूर देखें। और सबसे जरूरी बात, कमाने से पहले सीखने पर फोकस करना है। देखिए, मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि फायदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत की कमाई को बचाना। अगर नुकसान से बचना सीख लिया तो प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, याद रखिए, निवेश कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें लगातार सीखना पड़ता है और सब्र रखना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या सब इस सीखने की मैराथन के लिए तैयार हैं? अच्छा, कभी सोचा है कि निवेश न करने की असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। ये वो सवाल है जो किसी के भी वित्तीय भविष्य की पूरी कहानी लिख सकता है। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप एक खर्च करने वाले इंसान हैं या एक निवेशक? क्योंकि सच तो यही है, हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव रखती हैं। चलिए इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक फायरमैन है जो सिर्फ 20 साल की उम्र से हर साल बस $1000 बचाता है। सुनने में ये बहुत छोटा सा कदम लगता है ना? लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 50 साल बाद यही छोटा सा कदम कितना बड़ा रूप ले लेता है। और ये देखिए, ये रहे नतीजे। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 3 अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं, नकद बचत, बॉन्ड्स और शेयर बाजार। जरा शेयर बाजार वाले बार की ऊंचाई पर गौर कीजिए, ये बाकी दोनों से कितना ज्यादा ऊपर है। ये फर्क सिर्फ बड़ा नहीं है, ये जिंदगी बदल देने वाला फर्क है। तो अगर हमारा फायरमैन सबसे सुरक्षित रास्ता चुनता है, यानी पैसों को सिर्फ कैश में रखता है, तो 50 साल बाद उसके पास जमा होंगे $50,000। सुनने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन महंगाई को देखें तो इन पैसों की कीमत असल में बहुत घट चुकी होगी। सच कहूं तो ये सबसे सुरक्षित नहीं, बल्कि सबसे धीमा रास्ता है। और अब असली जादू देखिए, अगर वही पैसा शेयर बाजार में लगा होता तो वो रकम बढ़कर $13 लाख से भी ज्यादा हो जाती। और हाँ, ये आंकड़ा S&P 500 यानी अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के ऐतिहासिक औसत रिटर्न पर आधारित है। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति। अरे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन तक इस ताकत से हैरान थे। उन्होंने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। यही वो अजूबा है जिसने हमारे फायरमैन के $1000 को $13 लाख में बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण रिटर्न आता कहाँ से है? इसका राज छिपा है स्टॉक में। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक स्टॉक आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि स्टॉक कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप असल में एक असली चलती फिरती कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। सोचिए जैसे आप अपनी पसंदीदा डोनट की दुकान के एक छोटे से मालिक बन गए हों। और देखिए, सबसे अच्छी कंपनियां वो होती हैं जिनके चारों तरफ एक इकोनॉमिक मोट यानी एक मजबूत सुरक्षा की खाई होती है, बिल्कुल एक किले की तरह। ये खाई उनका कोई खास फायदा होती है, जैसे एक बहुत मजबूत ब्रांड या कोई अनोखी टेक्नोलॉजी जो दूसरे प्रतियोगियों को आसानी से उनके किले में घुसने नहीं देती। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एप्पल बनाम HP। एप्पल के पास एक बहुत गहरी खाई है, उसका ब्रांड, उसका पूरा इकोसिस्टम। यही वजह है कि कहा जाता है कि समय अच्छी कंपनियों का दोस्त होता है और साधारण कंपनियों का दुश्मन। और इसी बात को महान निवेशक वॉरेन बफे ने एक सुनहरे नियम में बदल दिया। वो कहते हैं, एक साधारण कंपनी को बेहतरीन कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक बेहतरीन कंपनी को साधारण कीमत पर खरीदा जाए। ये निवेश का एक मूल मंत्र है
इसे हमेशा याद रखिए। अच्छी कंपनियों को पहचानना तो एक बात है, लेकिन निवेश की असली चुनौती कहीं और ही है। ये हमारे दिमाग के अंदर है, हमारी भावनाओं को काबू करने में। चलिए, इस दिमागी खेल को थोड़ा समझते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये पार्टनर ना बहुत मूडी है। कभी वो बहुत खुश होकर ऊंची ऊंची कीमतें लगाता है, तो कभी दुखी होकर सब कुछ सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। एक समझदार निवेशक उसके मूड को एक अवसर की तरह देखता है, निर्देश की तरह नहीं। तो फिर मिस्टर मार्केट के इस बदलते मूड का फायदा कैसे उठाया जाए? इसके लिए एक ही सलाह है, और ये सबसे जरूरी है। जब दूसरे लालची हों तो डरें, और जब दूसरे डरें तो लालची बने। इसका सीधा सा मतलब है, भीड़ के साथ मत चलिए, भीड़ के खिलाफ सोचिए। अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। किसी चीज की कीमत और उसके असली मूल्य के बीच का फर्क, ये दोनों एक चीज नहीं है। इसे एक डोनट के उदाहरण से समझिए। एक डोनट को बनाने में जो लागत आती है, यानी उसका जो असली मूल्य है, वो तो वही रहता है। लेकिन अगर वो दुकान का आखिरी डोनट है, तो लोग उसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। ये ग्राफ कीमत और मूल्य के रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। काली रेखा बाजार की ऊपर नीचे होती कीमत है, और लाल रेखा कंपनी का स्थिर आंतरिक मूल्य। एक निवेशक का मकसद सिर्फ एक है, तब खरीदना जब काली रेखा लाल रेखा से काफी नीचे हो। और जब आप किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदते हैं, तो उस फर्क को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है। अगर आपका अंदाजा थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए, तो ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ये स्मार्ट निवेश का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो कोई चीज सस्ती है या महंगी, इसका अंदाजा लगाने का एक आसान और तेज तरीका है P/E रेशियो। ये बस इतना बताता है कि कंपनी की आज की कमाई के हिसाब से आपको अपना लगाया हुआ पैसा वापस कमाने में कितने साल लगेंगे। आमतौर पर ये अनुपात जितना कम हो, उतना ही बेहतर माना जाता है। तो इन सभी बातों को मिलाकर निवेश के कुछ सुनहरे नियम क्या बनते हैं? चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं, ताकि कोई भी अपना पहला निवेश पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सके। ये है निवेश के 5 सुनहरे नियम। पहला, समझें आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो करती क्या है। दूसरा, गुणवत्ता, क्या उस कंपनी के पास एक मजबूत इकोनॉमिक मोट है। तीसरा, छूट, क्या आप उसे उसकी असली कीमत से कम पर, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीद रहे हैं। चौथा, धैर्य, क्या आप मिस्टर मार्केट के रोज के शोर को नजरअंदाज कर सकते हैं। और पांचवा, स्वास्थ्य, क्या कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बात को साबित करते हैं। ये नियम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन इन्हें निभाने के लिए अनुशासन चाहिए। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, सफल निवेश भावनाओं या अफवाहों का खेल नहीं है। ये रिसर्च, समझ और धैर्य का काम है। जब आप किसी कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को और उसकी आर्थिक सेहत को अच्छी तरह से समझते हैं, तभी असली आत्मविश्वास आता है। और वही आत्मविश्वास आपको दौलत बनाने के सही रास्ते पर लेकर जाएगा। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आखिर कैसे तय करते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक खरीदना है और वो वाला नहीं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? खैर, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम मिलकर उस तरीके को समझेंगे जिससे किसी भी स्टॉक की असली मजबूती को परखा जा सकता है। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो एक जुआ है, एक किस्मत का खेल है। लेकिन सच तो ये है कि अगर एक मजबूत प्लान हो तो ये जुआ नहीं, बल्कि एक सोचा समझा स्मार्ट फैसला बन जाता है। तो चलिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए हम एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक घर बनाने के लिए किया जाता है। हम सबसे पहले इस निवेश के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर कंपनी का असली दाम खोजेंगे, उसके 4 मेन पिलर्स को चेक करेंगे, एक सिंपल हेल्थ चेकअप करेंगे, कुछ मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे और आखिर में इस ब्लूप्रिंट से आगे की बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी की नींव को समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई घर खरीदने से पहले हम चेक करते हैं ना कि उसकी नींव कितनी मजबूत है, ठीक उसी तरह स्टॉक खरीदने से पहले हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जांचते हैं, ताकि पता चल सके कि उसकी असली कीमत क्या है। तो हमारे ब्लूप्रिंट का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी कि हमारी नींव, वो है
स्टॉक की कीमत और उसकी असली वैल्यू के बीच के फर्क को समझना। ये मशहूर कहावत स्टॉक मार्केट पर एकदम सटीक बैठती है। मान लीजिए आप एक फोन खरीद रहे हैं। एक फोन 50,000 रुपए का है और दूसरा भी 50,000 का, पर क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी है? हो सकता है एक का कैमरा बेहतर हो, दूसरे की बैटरी ज्यादा चले। यही सेम चीज शेयरों पर भी लागू होती है। तो फिर हमारा मकसद क्या है? हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसका शेयर प्राइस उसकी असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिस्काउंट पर शॉपिंग करना, अच्छी चीज कम दाम में। चलिए, अब जब हमारी नींव तैयार है तो आइए उन 4 मुख्य पिलर्स यानी स्तंभों को देखते हैं जिन पर कोई भी मजबूत कंपनी टिकी होती है। और ये हैं फाइनेंशियल रेशियोज। वैसे तो दर्जनों रेशियोज होते हैं, पर हमें उन सब में नहीं उलझना है। हम सिर्फ 4 सबसे जरूरी और सबसे आसान रेशियोज पर फोकस करेंगे जो किसी भी कंपनी की सेहत का पूरा हाल बता देते हैं। हमारा पहला पिलर है पीई रेशियो। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये बस ये बताता है कि कंपनी की कमाई का हर एक रुपया खरीदने के लिए कोई कितना पैसा दे रहा है। जाहिर सी बात है, हम कम से कम चुकाना चाहेंगे, इसलिए कम पीई रेशियो अक्सर एक अच्छा संकेत होता है। अगला पिलर है P/B रेशियो। ये कंपनी के शेयर प्राइस की तुलना उसकी बुक वैल्यू से करता है। अब ये बुक वैल्यू क्या है? सोचिए, अगर कंपनी आज अपनी सारी संपत्ति मतलब फैक्ट्री, मशीनें, सब कुछ बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे, तो जो पैसा बचेगा वो है बुक वैल्यू। यहां भी कम नंबर का मतलब है कि कंपनी की संपत्ति के लिए कम कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारा तीसरा पिलर कर्ज की जांच करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी दोस्त ने कार खरीदने के लिए ज्यादातर पैसा उधार लिया है और दूसरे ने ज्यादातर पैसा खुद का लगाया है। कौन सा दोस्त फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है? जाहिर है दूसरा वाला। कंपनियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना कम कर्ज उतनी ज्यादा स्थिरता। और ये रहा हमारा आखिरी पिलर, करंट रेशियो। ये बस एक क्विक चेक है, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी के पास अगले 1 साल के अपने छोटे मोटे खर्चे और बिल चुकाने के लिए भरपूर कैश है या नहीं। अगर ये रेशियो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि कंपनी आराम से अपने बिल चुका सकती है। तो अब हमारे पिलर्स खड़े हो गए हैं। अब टाइम है कंपनी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखने का। इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट पर एक नज़र डालेंगे। इसे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये एक नज़र में ही कंपनी की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि कंपनी की बिक्री, जिसे हम टॉप लाइन भी कहते हैं, और उसका मुनाफा यानी बॉटम लाइन, ये दोनों साल दर साल लगातार बढ़ रहे हों। साथ ही कंपनी की जो संपत्ति है वो भी बढ़नी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, उसकी देनदारियां मतलब उसका कर्ज, वो वक्त के साथ कम होना चाहिए। बस यही एक हेल्दी और ग्रो करती हुई कंपनी का सबसे बड़ा साइन है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारी जानकारी और कैलकुलेशन मिलेगी कहाँ से? तो अच्छी खबर यह है कि ये सब हाथ से करने का जमाना गया। आजकल के मॉडर्न टूल्स इस पूरे प्रोसेस को अविश्वसनीय रूप से तेज और आसान बना देते हैं। याद है, हमने शुरू में बात की थी कि किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बस 1 सेकंड में जांची जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। ये प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। सबसे पहले टिकर टेप जैसा कोई भी ऑनलाइन स्टॉक स्क्रीनर खोलिए। फिर जिस कंपनी के बारे में जानना है उसका नाम सर्च कीजिए और बस हो गया। स्क्रीनर 1 सेकंड में बता देगा कि स्टॉक की मौजूदा कीमत उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। मतलब सारा भारी भरकम काम कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। अच्छा, तो एक बार जब इस बेसिक फ्रेमवर्क पर पकड़ बन जाए तो और भी गहरी एनालिसिस के लिए कुछ और ज़रूरी बातों पर भी ध्यान देना होता है। सिर्फ नंबर्स के अलावा हमें यह भी समझना होगा कि भाई कंपनी असल में करती क्या है। क्या वो एक ऐसे इंडस्ट्री में है जो भविष्य में बढ़ेगी? क्या बाजार में उसका कोई मुकाबला है या उसका दबदबा है? उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? और सबसे दिलचस्प बात, क्या कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी में और पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं? ये सारी बातें मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो अब ये ब्लूप्रिंट तो तैयार है। इस फ्रेमवर्क के साथ कोई भी सिर्फ अंदाजा लगाने से हटकर सोचे समझे और जानकारी भरे फैसले लेने की तरफ बढ़ सकता है। असली बात तो बस ज्ञान की इस इमारत को बनाना शुरू करने की है, एक बार में एक विश्लेषण करके। ठीक है, शुरू करते हैं। आज के लिए ऐसा समझिए कि मैं आपका CFO हूं और आप हैं कंपनी के सबसे होनहार नए रिक्रूट। मेरा काम सीधा है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक मजबूत फ्रेमवर्क देना। तो चलिए इस ब्रीफिंग को शुरू करते हैं।
सबसे पहले चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखिए, अगर कोई 20 साल की उम्र में शुरू करे तो रिटायरमेंट तक करीब करीब $13.5 लाख जमा कर सकता है। लेकिन सिर्फ 5 साल पहले, मतलब 15 की उम्र में शुरू करने से क्या होता है? नतीजा $22 लाख से भी ज्यादा। ये है समय की असली ताकत। हाँ बिल्कुल, वो जो फर्क था वो था लगभग $8.5 लाख का। सिर्फ 5 साल की देरी और इतना बड़ा नुकसान। इसीलिए ये फ्रेमवर्क इतना जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से और सही समय पर शुरुआत करना गेम बदल सकता है। तो आज की हमारी ब्रीफिंग का एजेंडा ये रहा। हम बात करेंगे हमारे कोर थीसिस की, फिर समझेंगे कि एक वंडरफुल कंपनी क्या होती है और उसका फेयर प्राइस कैसे तय करें। उसके बाद एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर बात होगी, और आखिर में एक फाइनल ब्रीफ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस कोर थीसिस की, वो सेंट्रल आइडिया जिस पर हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। ये वॉरेन बफे की शायद सबसे मशहूर लाइनों में से एक है, और सच कहूं तो यही हमारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का मूल मंत्र है। हमारा पूरा फ्रेमवर्क बस इसी एक आइडिया पर बना है। तो चलिए इसे थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसे तोड़कर समझते हैं। ओके, तो उस कोट का पहला हिस्सा, एक वंडरफुल कंपनी। सवाल यह है कि आखिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए किसी कंपनी को वाकई वंडरफुल बनाता क्या है? एक वंडरफुल कंपनी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी इकोनॉमिक मोट, यानी आर्थिक खाई। इसे ऐसे सोचिए जैसे पुराने जमाने में किसी किले के चारों ओर एक गहरी खाई होती थी जो दुश्मनों को बाहर रखती थी। ठीक वैसे ही एक मजबूत मोट कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है और कंपनी के मुनाफे को सालों साल बल्कि दशकों तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये इकोनॉमिक मोड्स असल में 4 तरह की होती हैं। पहली है इंटैंजिबल एसेट्स, दूसरी हाई स्विचिंग कॉस्ट्स, तीसरी द नेटवर्क इफेक्ट और चौथी लो कॉस्ट एडवांटेज। एक इन्वेस्टर के तौर पर इन चारों को पहचानना ही पहला काम है। पहला, इंटैंजिबल एसेट्स, मतलब वो चीजें जिन्हें छुआ नहीं जा सकता पर उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। सोचिए पेटेंट्स या मजबूत ब्रांड जैसे कोका कोला की ब्रांड पावर और उसका सीक्रेट फॉर्मूला, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी है हाई स्विचिंग कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि कस्टमर के लिए एक कंपनी को छोड़कर दूसरी पर जाना बहुत ज़्यादा झंझट वाला या महंगा काम है। सोच कर देखिए, अपना बैंक अकाउंट बदलना जिसमें सारे ऑटोमेटिक पेमेंट सेट हो, कितना बड़ा सिरदर्द है ना। बस यही है स्विचिंग कॉस्ट। तीसरा है नेटवर्क इफेक्ट, और ये शायद सबसे पावरफुल मोट है। मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। गूगल सर्च का ही उदाहरण लीजिए, जितने ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं ये उतना ही बेहतर होता जाता है, और जितना बेहतर होता है उतने और लोग इसे यूज करते हैं। ये एक साइकिल है। और आखिर में चौथा मोट, लो कॉस्ट एडवांटेज। जब कोई कंपनी अपने स्केल या अपनी एफिशिएंसी की वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स से सस्ता सामान बेच पाती है तो उससे एक जबरदस्त फायदा मिलता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है वॉलमार्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वंडरफुल कंपनी मिल गई जिसकी मोट बहुत मजबूत है। अब आते हैं उस कोट के दूसरे हिस्से पर कि उसके लिए फेयर प्राइस क्या है, क्योंकि कीमत भी तो सही होनी चाहिए। किसी कंपनी की वैल्यूएशन का एक क्विक अंदाजा लगाने के लिए पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक बहुत काम का टूल है। ये बस इतना बताता है कि आज की कमाई के हिसाब से कंपनी को आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम वापस कमाने में कितने साल लगेंगे। मार्केट का जो हिस्टोरिकल एवरेज है वो करीब 15 के आसपास रहा है। देखिए, हर बिजनेस की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब उसकी असली कीमत, जो स्टॉक मार्केट के प्राइस से अलग हो सकती है। इसे निकालने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को आज की तारीख में डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा तरीका आसान है, रिलेटिव वैल्यूएशन। इसमें हम बस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स के पीई रेशो जैसे मैट्रिक से कंपेयर करते हैं। अब आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल। अगर आपकी कैलकुलेशन कहती है कि किसी बिजनेस की असली कीमत 100 रुपए है तो उसे 100 पर मत खरीदिए, उसे 60 या 70 रुपए में खरीदिए। ये जो डिस्काउंट है यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपकी गलतियों और मार्केट के अचानक गिरने के खिलाफ आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इस नियम को कभी नहीं भूलना है। एक अच्छी कंपनी को सही दाम पर ढूंढ लेना ये तो सिर्फ आधी जंग है। असली काम, असली चैलेंज तो सही माइंडसेट और डिसिप्लिन बनाए रखने में है। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी बनाई थी, मिस्टर मार्केट।
सोचिए कि मार्केट आपका एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट, जो बहुत ही मूडी है। एक दिन वो बहुत खुश है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और आपको अपने शेयर्स के लिए बहुत ऊंची कीमत ऑफर करता है, और अगले ही दिन वो डर जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है और बहुत सस्ते में सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। आपका काम मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स पर रिएक्ट करना नहीं है। आपका काम है अपना होमवर्क करना, बिजनेस की असली वैल्यू पर फोकस करना और रोज-रोज की प्राइस की उठापटक को इग्नोर करना। हमेशा अपनी रिसर्च पर भरोसा करना है, मार्केट के शोर पर नहीं। इसी को एक फैंसी नाम दिया गया है, टाइम होराइजन आर्बिट्राज। पर इसका मतलब बहुत सीधा है, लंबे समय की सोच का फायदा उठाना। जब मार्केट किसी शॉर्ट टर्म बुरी खबर पे घबराता है और एक अच्छी मजबूत कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाता है, तब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बिजनेस की 10 साल आगे की वैल्यू देख रहा है, उसे डिस्काउंट पर खरीद लेता है। और हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ये जरूरी है। मतलब अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 100-200 स्टॉक खरीदने हैं। रिसर्च बताती है कि करीब 20-25 ध्यान से चुनी हुई कंपनियों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के 90% फायदे दे देता है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल काम। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी की पहचान उसके टिकर सिंबल से होती है। तो आपका टास्क है ESPN, पैम्पर्स और YouTube के पीछे कौन सी कंपनियां हैं, उनके टिकर सिंबल ढूंढना। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये याद रखने के लिए कि आप सिंबल नहीं, असली बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे मैं बता देता हूं, जवाब है DIS, PG और GOOGL। चलिए, अब हम इस ब्रीफिंग के फाइनल हिस्से पर आते हैं, आपकी फाइनल मैंडेट। तो ये रहा आपका फाइनल मैंडेट एक सवाल के रूप में। वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम के इस अप्रोच और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बीच सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है, इस पर सोचिएगा, क्योंकि इसी एक फर्क को समझना ही एक कामयाब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की कुंजी है। आपकी ब्रीफिंग यहीं खत्म होती है।